3 बार चलते हैं, हर 4 महीने में 1 बार कार्यक्रम चलता है। इसमें याद रखना, संचारी रोग के उन्मूलन का सबसे पहला सूत्र है स्वच्छता। गांव में स्वच्छता है कि नहीं है? नहीं है तो स्वच्छता कर्मी क्या कर रहा है? सफाई कर्मचारी क्या कर रहा है? अगर वह भी नहीं है तो हम गांव के लोगों को तो बोल ही सकते हैं, ग्राम प्रधान को भी बोल ही सकते हैं, ग्राम प्रधान के पास भी निधि है, या गांव के लोगों की बैठक भी कर सकते हैं कि भाई बीमारी आएगी तो गांव के लोग ही तो चपेट में आएंगे। क्या गांव के लोग सभी मिलकर के अपने गांव को साफ नहीं कर सकते? लोगों के मन में एक भाव पैदा होना चाहिए, उसे एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए। प्लास्टिक नहीं उपयोग करना चाहिए। शादी ब्याह में कप, गिलास, प्लेट, थर्माकोल, इन सभी को, प्लास्टिक हो या थर्माकोल हो, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पत्तल का उपयोग करें या फिर जो परंपरागत बर्तन है उनका उपयोग करें। अगर हम पहले स्वच्छता के बारे में लोगों को बोलें। दूसरा, सरकार का ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन का एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने के एक बड़े अभियान को लिया है। फ्री में उपचार है और जो चिन्हित टीबी पेशेंट है, हर गांव में बोले ना ग्राम प्रधान को या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के शिक्षक को या किसी अन्य व्यक्ति को कि भाई ये ट्यूबरक्लोसिस का कोई व्यक्ति है, पहले तो उसकी जांच कराना, और अगर वह व्यक्ति है उस व्यक्ति को चिन्हित करके हॉस्पिटल में ले जाना, हॉस्पिटल में फिर उसको दवा भी दिलवाना, नियमित रूप से दवा ले, इसके सेवन के लिए उसको प्रेरित करना, और सरकार उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी करती है। हर महीने उसको एक निश्चित राशि भी मिलती है जिससे वो कोई पौष्टिक आहार खा सके। इसकी व्यवस्था के लिए हम एक बड़ा कार्यक्रम चला सकते हैं। आप घोषणा कर सकते हैं कि मेरा विकासखंड ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो गया है। एक समय के बाद आप इस बात की घोषणा आपका विकासखंड कर सकता है। आप कह सकते हैं कि मेरे विकासखंड में 100% बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारे विकासखंड में 100% बच्चे, स्कूल ऐसे हैं जो ऑपरेशन कायाकल्प में आच्छादित हो चुके हैं और विद्यालयों को हमने ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ दिया है। ऐसे ही किसानों के लिए भी कर सकते हैं। बैठ सकते हैं किसानों से जुड़े हुए, जो वहां पर कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी होंगे, उनके साथ बैठने की आवश्यकता, उनके साथ बात करनी चाहिए। भाई क्या क्या स्कीम है आपकी, बताइए क्या कर रहे हैं, किसान इसके सीधे लाभ कैसे ले रहा है, कैसे इसका लाभ ले सकता है। किसान सम्मान निधि में किसान वास्तव में पात्र है तो उसको किस निधि का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने प्रत्येक किसान के खाते में 2000 रुपए प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। हम देखें ना अपने विकासखंड में कितने ऐसे किसान हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कितने किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। केसीसी की क्या स्थिति है, हम इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। और अगर आपके उस विकासखंड में कोई इंटर कॉलेज है, कोई डिग्री कॉलेज है, वहां साइंस है, केमिस्ट्री की लैब होगी, बायोलॉजी की लैब होगी, आप वहां बोलिए ना उन बच्चों को, उस स्कूल के प्रबंधन से, गवर्नमेंट का स्कूल है, उनसे बोलिए कि इसमें थोड़ा सा और सहयोग वे लोग कर लें तो वहां पे सॉइल हेल्थ की भी लैब के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि विभाग के लोगों के साथ उनका संबंध जोड़िए, उनको बोलिए कैसे आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। ये सभी चीजें उनको, और फिर फसलों की विविधता एक किसानों की आमदनी को बढ़ाएगी। सब्जी की खेती उनकी आमदनी को बढ़ाएगी, बागवानी उनकी आमदनी को बढ़ाएगी। हमें ऐसे कौन से तरीके अपनाने हैं जो कम खर्चे में अच्छा उत्पादन किसान को उपलब्ध करवा सकता है। कृषि विभाग के लोग इसके लिए तैयारी करें, इसमें हम कर सकते हैं। हर विकास खंड में फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वित्तीय समावेशन में हम लोग वहां पे रोजगार मेला लगा सकते हैं और इसके लिए हम बीडीओ से बोलें, सीडीओ से बात करें और फिर उनसे बात करें कि बैंकर्स के साथ बैठक करके हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर तीसरे महीने कोई ना कोई बैंक एक रोजगार मेला लगे उस विकास खंड के युवाओं के लिए या उस विकास खंड के अन्य लोगों के लिए। उसका सेक्टर चिन्हित कर लीजिए
उसमें महिलाएं भी लोन लें, युवा भी लें, जो पहले से व्यापारी हैं वे लोग भी लें, और किस कार्य के लिए चाहिए उनको ये चिन्हित होना चाहिए। उसके लिए पहले से उसका ट्रेनिंग का प्रोग्राम चले, कुछ न कुछ चले। वित्तीय समावेशन का कनेक्टिविटी को देखना चाहिए, कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है, नहीं है तो संबंधित विभाग के साथ, सीडीओ के साथ बैठक करके बोलना चाहिए कि फलानी जगह जाने का रास्ता नहीं, पुल नहीं है, या फलाने कार्य की आवश्यकता है, फलाने भवन की आवश्यकता है। ये चीजें अगर आप वहां उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हर बार एक चीज को, लेकिन निरंतर भ्रमण करना होगा। विकास खंड के हर गांव में आपका प्रयास हो कि महीने में 30 दिन है, प्रयास होना चाहिए कि 30 दिन में कम से कम 30 ग्राम पंचायत तो आपसे कवर हुई हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर ज्यादा गांव हैं तो हर ग्राम पंचायतें ज्यादा होंगी। हमारा प्रयास होगा कि अलग अलग बार हम अलग अलग गांव के अलग अलग मजरे में भी भ्रमण करें, देखें वहां की स्थिति क्या है, वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक, वहां की जैव पारिस्थितिकी क्या है, वहां की पर्यटन संभावनाओं को कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई देव मंदिर है, कोई तीर्थ स्थल है, वहां पे अच्छे गाइड हो, अच्छी व्यवस्था हो, उसका विकास हो, वहां की साफ सफाई की व्यवस्था के लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास कर सकें, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का सृजन का भी एक माध्यम बनेगा। उसके लिए पहले से गांव के लोगों को बोले भाई कहां पार्किंग होनी है, कहां पे प्रसाद आदि फूल आदि की व्यवस्था होनी है, गंदगी लोग न करें इसके लिए कैसी व्यवस्था हो सकती है, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे इसके लिए भी कैसी व्यवस्था हो सकती है। ये चीजें अगर आप आगे बढ़ाएंगे बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और आपके पास एक अवसर होगा, जो मैंने पहले भी कहा कि आप 2 साल 3 साल के बाद आपका मूल्यांकन जब प्रारंभ होगा सही मायने में, आपके पास तब तक एक बहुत सारी समृद्ध लाइब्रेरी आपके पास स्वयं की भी होगी। लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, हर बार हम हर छात्र को, हर बच्चे को फ्री में पुस्तकें देते हैं। कितना अच्छा होगा कि जब वो बच्चा स्कूल से जाए तो उससे बोलेंगे जो किताब तुम्हें स्कूल से मिली है कम से कम उस किताब को वापस दे दो। जिल्द के साथ दे सकता है, ठीक नहीं लगता तो स्वयं भी जिल्द लगवा करके और बुक बैंक उसी स्कूल के अंदर बनवा दो, जिससे कोई नए बच्चे आते तो जब तक उनको नई पुस्तकें मिलती हैं तब तक वह उन पुस्तकों का इस्तेमाल कर सके। पुरातन छात्रों से बोले कि भाई इन बच्चों के लिए कुछ पुस्तकें दान कर दो, कोई स्मार्ट क्लास बना सकता है, एक नई लाइब्रेरी आप अपनी खड़ी कर सकते हैं, हर ग्राम पंचायत में खड़ी कर सकते हैं। हमें प्रेरक के रूप में काम करना पड़ेगा, एक योजक के रूप में काम करना पड़ेगा। एक योजक के रूप में अगर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे बहुत कुछ आप परिवर्तन ला सकते हैं। और मेरा मानना है 3 साल नहीं, मात्र 2 वर्ष में हम इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकास की प्रक्रिया में स्टेट एवरेज से आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कितनी स्कीम सरकार की, जो मैंने बोला ये सब सरकार की स्कीम पहले से चल रही है, केवल इनको जोड़ना है। सब कुछ स्कीम जमीन पर भी है, जोड़ने का काम नहीं हो पाता है, सबकी अपनी व्यस्तता है। उसमें अगर हम एक योजक के रूप में उनको आपस में जोड़ दें, एक समन्वय बना लें। कैसे हमने किया? इंसेफ्लाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जनपद की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से मौतें कुशीनगर में होती थी, सबसे ज्यादा मौतें होती थी। योजनाएं थी, लेकिन योजनाओं को सही ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने की समस्या थी, नहीं उतर पाती थी। कागजों में से भी योजनाएं थी। हम लोग 2017 में सरकार बनी, और तब तक उस बीमारी को 40 साल हो चुके थे, और इन 40 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है। लेकिन जैसे ही हमने अंतर विभागीय समन्वय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो चुकी है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस समाप्त। मैं अभी गोरखपुर गया था, मैंने वहां के डाटा लिए। जापानी इंसेफ्लाइटिस के केवल 4 मरीज आए थे, 2 की मौत हुई थी, उनमें से 1 बिहार का था
और एक महाराजगंज का था। अनुमान कर सकते हैं 2 बच्चों की मौत, नहीं तो इस सीजन में वहां 500 से 600 बच्चों की मौत होती थी। ये चीजें दिखाती हैं कि थोड़ा प्रयास करेंगे समाज खड़ा होता है साथ में, और हमें अपने को उस रूप में प्रस्तुत करना है और उसके साथ लिखने की भी आदत डालनी है। अच्छा एक शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है, अच्छा शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है ग्रामीण व्यवस्था पर, संबंधित विकास खंड की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति के बारे में। उसका पहले उसके बारे में आप लिखिए, फिर वहां की चैलेंजेस क्या 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 हैं उनके बारे में, फिर उनका समाधान का रास्ता कैसे कैसे आपने निकाला है। देखिए यह एक डॉक्यूमेंट होगा नियोजन विभाग के लिए भी, नीति आयोग के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी। और आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको लिखने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आपको टैबलेट इसलिए दिया गया है कि आपको बार बार किसी अन्य चीज की आवश्यकता न पड़े, फटाफट अपने कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा करके आप लोग रुचि के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। और सरकार ने पहले ही कह रखा है 3 साल के अपने इस पूरे टेन्योर को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाइए। यह आपकी सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। सरकार अपने विभागों में भी इस बात की फिर व्यवस्था करने जा रही है कि जो सफलतापूर्वक अपने टेन्योर को पूरा करेगा, अपना शोध प्रबंध भी प्रस्तुत करेगा। हम एज में रिलैक्सेशन के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी फिर उनको यहां पर प्रदेश के अंदर वेटेज देने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हमें अपने शोध प्रबंध को इसके साथ ही तैयार भी करना है। और उसमें बहुत अच्छा होगा कि जिस विकास खंड में आप हैं उस विकास खंड के अंदर क्या 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 वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने की वहां की आबादी है, वहां की जनसांख्यिकी क्या है, वहां की सामाजिक स्थितियां क्या हैं, आर्थिक स्थिति पे भी एक कुछ हमें वहां पे देखना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए। जो डाटा है उन सबको भी अवलोकन करना चाहिए। और फिर उसके बारे में आप जब गए थे किस स्थिति में गए थे, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे, कौन कौन से सेक्टर में आपको कार्य करना था, उसके क्या क्या इंडिकेटर दिए गए थे, कैसे आप लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, कैसे टीम वर्क के परिणाम सामने आते हैं। और फिर उसमें आप लिखना शुरू कर देंगे तो 200, 300, 500 पेज का एक बहुत अच्छा शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है। और फोटोग्राफ के साथ दें, फोटोग्राफ के साथ अगर आप उसको देंगे, डायग्राम बना करके अगर आप उसको देते हैं, बेहतरीन तरीके से आपकी प्रस्तुति होगी। उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आप उन चीजों को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं तो शोध प्रबंध आपको एक नई पहचान कर देगा। आपके पास नौकरी की कमी नहीं रहेगी, लोग आपको एक सुधारक के रूप में देखेंगे, लोग आपको एक रिफॉर्मर के रूप में देखेंगे, और उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जो आकांक्षात्मक जनपद है, उन सबको आज यहां पर उन्हें न केवल सम्मानित किया गया, बल्कि 1 वर्ष के लेखे जोखे को भी इन आकांक्षात्मक विकास खंडों की जो प्रथम वार्षिक रिपोर्ट है उसका भी विमोचन का कार्य यहां पे संपन्न हुआ है। आज यहां पर जिन विकास खंडों को यहां पर आज सम्मानित किया गया है, उसमें खासतौर पर जो विकास खंड इनमें है, जिनमें कुशीनगर का बिशुनपुरा विकास खंड, मुझे याद है कि कुशीनगर जनपद की जब मैं बात करता हूं तो बहुत वैसी स्थिति है। क्रिटिकल गैप योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है आकांक्षात्मक जनपदों के लिए, और इसमें ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में विकासखंड बिशुनपुरा जनपद कुशीनगर को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है। चिकित्सा और पोषण में जिस विकासखंड ने अच्छा काम किया है वह बरेली का मझगांवा है, इन्हें 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। शिक्षा में विकासखंड वजीरगंज बदायूं को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। कृषि एवं जल संसाधन में विकासखंड भीटी अंबेडकर नगर को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। वित्तीय समावेशन में और कौशल विकास में विकासखंड फतेहगंज बरेली को
60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और आधारभूत अवसंरचना में विकास खंड सुहाव बलिया को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आज यहां पर उपलब्ध कराई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग को और बेहतर बनाने में आप सभी लोग अपने स्तर पर प्रयास करेंगे और जो मैंने आपको बताया